Okay. So guys, first, there are three things which we major covered yet. First is the houses, the 12 houses overall, which will have different kinds of things possessed by them. First house, maybe your own self, your personality, your mind, your brain. Second house, Dhan Kutumb Vani. Third house, your Parakram, Chote Bhai Bahan. Fourth house, your mother, Sukh. Fifth house, your love affair, romance, your santan, your past life, punya karma. Sixth house, rog rin shatru. Seventh house, jaya bhav or your spouse or daily wages. Eighth house, obstacles, your in-laws and secret hidden spiritual sciences. Ninth house, bhagya. 10th house, karma. 11th house, labh, fulfillment of desires. 12th house, little complicated, it has a lot of things, but overall called as vyay bhav, kharch bhav, expenses. But it also represents a few very good things, your meditation, dhyan, the end of your life. It has a couple of bad things as well, disappointments, charity, investments, a whole lot of things are represented there by 12th house. We'll go to the details of all of the houses one by one to explore in depth how they work and what their various significance could be. We'll go in depth detail in each house in the later classes. Next, we studied about 7 planets and 2 added, which we call as Rahu and Ketu. So 7 planets we know. Mars, Venus, Mercury, Moon, Sun, Jupiter, Saturn, and then the 2 becomes Rahu Ketu. So those were 9 planets overall which we studied. They all have their various impacts if we talk in terms of our life. Your soul, आपकी आत्मा का कारक है आपका सूर्य. When we talk about this body, this life, the entire energy possessed by this life, इस जीवन में जो भी ऊर्जा है आपके अंदर पे, ये जो जीवन का अस्तित्व है आपके अंदर, ये it is represented by Mars. The next we come up with आपका मन, वो represented है आपके चंद्रमा से. आपके पास में आत्मा हो गई, आपके पास में शरीर हो गया, आपके पास में मन हो गया, जीवन तैयार हो गया. इस जीवन को चलाने के लिए चाहिए ज्ञान. ज्ञान जब तक नहीं होगा जीवन आगे नहीं बढ़ पाएगा. वो अपना आता है बृहस्पति से. ज्ञान वो जो इनर इनसाइड है अपने पर, उस ज्ञान को एक्यूमुलेट रेगुलर बेस पे करते जाने के लिए अपने को चाहिए बुद्धि. बुद्धि आएगी आपकी प्लैनेट मर्क्यूरी यानी बुध से. इन सब के आने के बाद में फिर चालू होंगी आपकी डिजायर्स. आपके अंदर पे इच्छाएं, एक घर चाहिए, बड़ा मकान चाहिए, धन चाहिए, गाड़ी चाहिए, फ्रिज चाहिए, मोबाइल चाहिए, जो भी भोग विलास की वस्तुएं हैं वो चाहिए, रोमांस चाहिए, जीवन में प्रेम चाहिए, वो सब रिप्रेजेंट होंगे आपके शुक्र से. आपने यहां तक शुरुआत की और फिर उसके बाद में चालू होते हैं इन सब चीजों के लिए आपके कर्म. फिर जिस दिशा में आप अपने कर्मों को लेके जाएंगे उस दिशा से आपको उसके परिणाम मिलेंगे. वो परिणाम आपके साथ कैरी फॉरवर्ड होंगे. वो रिप्रेजेंटेड उनका न्याय करने के लिए आते हैं आपके शनि देव. जब आपके पास में बहुत भोग विलास की और सारी वस्तुएं आती हैं तो वहां से आते हैं आपके एडिक्शंस, आपके सारे व्यसन, आपके अंदर सारी बुरे ख्याल, दिमाग में टेंशंस, एंजाइटीज, बहुत सारी और चीजें, वो रिप्रेजेंटेड होंगी राहु से. और इन सब के बाद में अंत में आएगा आपका मृत्यु, डिटैचमेंट, वो आएगा आपका केतु से. तो ये 9 प्लैनेट्स ओवरऑल अपन ने बात किया. हमको हर प्लैनेट की इंडिविजुअल बहुत सारी डिटेल्स में जाना पड़ेगा लेटर ऑन एंड वी विल कवर इट इन द लेटर चैप्टर्स. और एक एक प्लैनेट के ऊपर एक एक क्लास ही रादर मैं समझता हूँ शायद अपने को करनी पड़ेगी. अभी अपन ने देखे 12 हाउसेस, 9 प्लैनेट्स. अब इसके बाद सबसे जरूरी चीज है राशि यानी आपका ज़ोडिएक साइन. वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स विदाउट विच देयर इज नो एग्जिस्टेंस.
अब राशि हम पहले एक एस्ट्रोनॉमिकल समझ ले लेते हैं इसकी राशि की। एस्ट्रोनॉमिकली एक्चुअली है क्या राशि, क्या है ज़ोडिएक साइन, है क्या, अपन क्यों राशि बोलते हैं। अगर अपन ऐसा इमेजिन करें कि अपने पूरे सेलेस्टियल स्फीयर में बहुत दूर पे, बहुत बहुत ज्यादा दूर पे बहुत सारे क्लस्टर ऑफ स्टार्स है, बहुत सारे क्लस्टर ऑफ स्टार्स हैं जो हजारों लाखों सालों में भी जिनका मूवमेंट बहुत नेग्लिजिबल सा है, तो हम ये मानते हैं कि वो स्थिर हैं या स्टेबल हैं, है ना। और यहां से जब हम देखना चाहते हैं कि कहाँ पे कौन से आई मीन क्लस्टर ऑफ स्टार्स हैं, कैसे हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंगली, जैसा ग्रह है उसके अकॉर्डिंगली अपन मानते हैं कि वो ग्रह उस राशि में है या वो प्लैनेट उस राशि में है। और अपन इसको थोड़ा लाइटर नोट पे अगर लें, अभी पृथ्वी पे अपने को कोई भी जगह ढूंढनी है तो अपन कैसे ढूंढेंगे। अपन बोलेंगे कि पर्टिकुलर उस माइलस्टोन से 3 माइल ईस्ट की तरफ चले जाना, वहां से जाके राइट में या लेफ्ट में मुड़ जाना, 2 माइल इतना चलना, यहाँ पर आपको एक जगह मिल जाएगी। या फिर अपन डिटरमिन करते हैं कि यार सी में है, ओशन में है, तो पर्टिकुलर एक लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड से अपन ने पूरे पृथ्वी को बांट रखा है, तो अपन ये जानते हैं कि इस लैटिट्यूड और इस लॉन्जिट्यूड पे ये पर्टिकुलर प्लेस है ना। वो हम डिटरमिन करते हैं लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड से। अभी सपोजिंग व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द वेरियस प्लैनेट्स इन द स्पेस इन द यूनिवर्स, हाउ डू वी डिटरमिन दैट पार्ट। उसके लिए काम आते हैं हमारे सारे ये राशियां और राशियों में नक्षत्र। राशियों में नक्षत्र हम बाद में जाएंगे, पहले राशियों की बात करते हैं। अभी अगर एस्ट्रोनॉमिकली अपन देखें तो लेट मी एक्चुअली शेयर माय स्क्रीन एंड आई वांटेड टू शो यू समथिंग हाउ द थिंग्स गो सो दैट इट विल बी अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके, ये एक छोटा सा मैंने बनाया था। सपोजिंग दिस इज आवर सन। सन के चारों तरफ पे एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में अपनी पृथ्वी घूमती है, राइट। वी ऑल नो दैट पार्ट। सिमिलरली वहां पे बहुत सारे और भी इलिप्टिकल पाथ होंगे जिसमें बहुत सारे और भी प्लैनेट्स घूमते हैं। अभी अज्यूमिंग कि ये इस तरह से ये मोशन कंटिन्यूस है और पृथ्वी चारों तरफ घूम रही है इस इलिप्टिकल पाथ पे, दिस एंटायर सेटअप वी अज्यूम दैट इज इन सम काइंड ऑफ एक प्लेन के अंदर पे है जिसको अपन सेलेस्टियल स्फीयर कह सकते हैं। उस स्फीयर के अंदर पे ये है। तो हम क्या करते हैं कि इस पूरे सिस्टम को हम क्वाड्रेंट्स में बांट देते हैं, है ना। हम इसको पूरे को क्वाड्रेंट्स में बांट देते हैं। तो क्वाड्रेंट्स में बांट देने से इसको हम प्रॉपरली लोकेट कर पाएंगे कौन सी चीज कहाँ पे है, कैसे है। अब क्वाड्रेंट्स में बांटने के बाद में इसमें 30 डिग्री ईच के एंगल्स अपन खींच लेते हैं, तो ये टोटल 12 अपने पास स्पेसेस हो जाती है। 30 30 30 30 30, इस तरह से 12 स्पेसेस तैयार हो गई अपने पास में, 12। अब इन सब स्पेसेस में क्लस्टर ऑफ स्टार्स एक जो है बड़ा फिक्स्ड सा है। अभी इसकी डिटेल में और अपन जाते जाएंगे। अभी सपोज कीजिए आप यहां पर हैं, इस जगह आपकी पृथ्वी है, यहां आपका सूर्य है। तो अगर आप यहां से देखना चालू करेंगे पृथ्वी को से सूर्य को, तो आप ये पाएंगे कि आई मीन सूर्य आपको इस पर्टिकुलर एंगल पे, इस पर्टिकुलर क्लस्टर ऑफ स्टार्स दिखता है। ये है आपका मेष। जब आपकी पृथ्वी घूम के थोड़ा सा आगे आ जाएगी, इस पर्टिकुलर जगह पे आ जाएगी, तो आप यहां से जब सूर्य को देखेंगे तो इट विल अपीयर इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। इट विल अपीयर हियर, है ना। तो आप बोलेंगे ये वृष में आ गया सूर्य, है ना। वैसे ही आपकी पृथ्वी घूम रही है, आपकी पृथ्वी घूम के से सपोजिंग यहां पर आ गई है, ये माने अपन यहां पर आ गई है ना। तो पूरा घूमने के बाद में जब यहां पर आ गई है आपकी पृथ्वी, तो अपन कैसे बोलेंगे इसको कि सूर्य आपका दिख रहा है इस वाली राशि में, और ये राशि कौन सी होगी आपकी, मीन राशि, है ना। तो ये 12 राशियों को हमने इस हिसाब से डाल रखा है। अब अगर मैं पिक्चर वाइज इन राशियों को दिखाऊं, डिड वी अंडरस्टैंड ऑन हाई लेवल एस्ट्रोनॉमिकली व्हाट दीज 12 राशिज आर? एनी यस, नो? Yes. ओके, परफेक्ट।
तो हमने ये एक हाई लेवल पे एस्ट्रोनॉमिकली समझ लिया कि राशियां कैसे दिख रही है। अभी यहाँ पर सूर्य आपको मीन राशि में यानी पाइसेस में दिख रहा है। ऐसे ही इसी तरह से यहाँ पे और भी इलिप्टिकल ऑर्बिट्स होंगे सारे, जिसमें अलग अलग ग्रह चल रहे हैं, अलग अलग ग्रह अलग अलग राशियों में है आपकी पृथ्वी के अकॉर्डिंगली, ट्रांजिट अपन इसको कहते हैं। ठीक है, अब अगर अपन देखते हैं तो उन सबको, लेट्स गो टू दिस पिक्चर, एक्चुअली दिस लुक्स मोर अप्रोप्रिएट टू मी। अब ये जो 12 राशियां थी आपकी, इन 12 राशियों को हजारों साल के अनुभव के बाद में उस वक्त पे उन लोगों ने ये जो क्लस्टर ऑफ स्टार्स थे सारे, इन सब क्लस्टर ऑफ स्टार्स को उन्होंने जो भी उस वक्त उनके पास अवेलेबल मटेरियलिस्टिक चीजें थी उनसे कंपेयर कर लिया, इनके शेप इस तरह से बन रहे हैं। एरीज जो फर्स्ट राशि है उसका अंदर पे मेल शीप यानी मेष, उसके जैसा शेप बनता है उन क्लस्टर ऑफ स्टार्स का, तो उसको उन्होंने नाम दे दिया एरीज या मेष। फिर दूसरी राशि जो है वृष, उसका एक बुल के जैसा शेप बनता है, तो उसको उन्होंने नाम दे दिया वृष। तीसरी राशि, इसका आई मीन एक जुड़वा के जैसा यानी ट्विंस के जैसा शेप दिखता है, तो इसको उन्होंने नाम दे दिया जेमिनी यानी मिथुन। फिर चौथी जो राशि है वो कर्क यानी कैंसर, इस चौथी राशि को उन्होंने इस शेप में क्लस्टर में स्टार देखे तो उन्होंने कैंसर का नाम दे दिया इसको। पांचवी जो राशि मिली उनको वो एक शेर की जैसी थी, सिंह, तो वो उसको वैसा नाम दे दिया उन्होंने, सिंह लग्न दे दिया उसको, सिंह लियो। फिर उसके बाद में छठी जो थी एक स्टुअर्ट, एक लड़की के जैसी, तो वो कन्या यानी वर्गो राशि उसका नाम दे दिया उन्होंने। नेक्स्ट उसके बाद जो मिला वो था तुला यानी लिब्रा, तो उसको उन्होंने ये वाला शेप में स्टार्स में ये नाम दे दिया। फिर उसके बाद में जो मिला वो था एक स्कॉर्पियन यानी वृश्चिक, इसका नाम दे दिया उन्होंने वृश्चिक राशि। फिर उसके बाद में जो क्लस्टर ऑफ स्टार्स था ये एक बोमैन के जैसा, जिसका नीचे की बॉडी जानवर की और ऊपर की बॉडी बोमैन की, तो इसको उन्होंने धनु का नाम यानी सेजिटेरियस का नाम दे दिया। फिर उसके बाद में कैप्रिकॉर्न, मतलब बकरी वाले जैसा। फिर उसके बाद में आपका कुंभ यानी एक्वेरियस, ये कुंभ यानी एक घड़े को कहते हैं, पानी के घड़े को, तो ये उन्होंने इसको कुंभ नाम दे दिया। और फिर उसके बाद में लास्ट में मछली के जैसा, तो उसको पाइसेस यानी मीन राशि, इसका ही नाम दे दिया। तो ये उन्होंने सारे राशियों के नाम दिए, इस तरह से कुछ कुछ सिंबल्स थे उनके, तो ये कई जगह आपको ऐसे रिप्रेजेंटेशंस मिलेंगे सारे, है ना। और ये मोटे तौर पे एक अपनी समझ के लिए, इसी के बहुत सारे मैं सारे आई मीन फिगर्स आई वाज ट्राइंग टू फिगर आउट ऑन गूगल एंड मेनी प्लेसेस। तो सिमिलरली आई मीन जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग, ये एरीज यानी मेष, वृष यानी टॉरस, जेमिनी यानी मिथुन, कैंसर यानी कर्क राशि, लियो यानी सिंह राशि, वर्गो यानी आपके कन्या राशि, तुला, लिब्रा, स्कॉर्पियो, वृश्चिक, फिर उसके बाद में सैजिटेरियस आपके धनु, और कैप्रिकॉर्न यानी आपका मकर, एक्वेरियस कुंभ, पाइसेस मीन। तो इस तरह से उन्होंने इनको राशियों को रिप्रेजेंट कर रखा है, जगह जगह लगा पे आपको इसी तरह से मिलेगा। अगर इस पिक्चर को अपन देखें, इस वाली पिक्चर को, तो इसमें करीब करीब आपको इसी हिसाब से मिलेगा। यहाँ बीच में आपके प्लैनेट्स हैं, चारों तरफ पे आपके आई मीन अलग अलग प्लैनेट्स घूम रहे हैं सन के चारों तरफ पे, तो आप किसी एक एंगल से उसको देखते हैं तो किस राशि में मिलता है, जैसे जैसे आपका मूवमेंट हो जाता है वो अलग अलग राशियों में मूव करता जाता है। तो एक ऑन अ हाई लेवल यू कैन अज्यूम समथिंग लाइक दिस। और ये एक छोटा सा कार्टून टाइप का मेरे को मिला, तो आई मीन इट वाज मोर इजियर टू अंडरस्टैंड। एरीज आपका ऐसा दिख रहा है, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, पाइसेस, है ना। ये राशियों के अलग अलग हैं। इस काल पुरुष पर अपन बाद में जाएंगे, बट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल थिंग्स। इसी खोज के दौरान पे मैंने ये पाया कि वास्तु शास्त्र और आपका ज्योतिष शास्त्र सारे एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमने देखा टोटल 12 राशि, कैसे उनके साइंस होते हैं, उसको आप जोडिएक साइंस बोलते हैं, उसको अपन राशियां हिंदी में बोलते हैं, तो उसके इंग्लिश हिंदी दोनों नाम है। ये राशि का एक ऑन हाई लेवल अपन इंट्रोडक्टरी मान सकते हैं। फिर उसके बाद में अगर मैं लूं तो
In terms of astrology, let's go and let's look at the things in terms of astrology, because those are the more important things we'll always have to remember. Okay. Let me bring my astrology. Okay. This looks clear, right? अपने को राशियों की समझ के लिए हमेशा सबसे पहले 1 से 8 तक नंबर लिख लेने हैं। ठीक है, 1 से 8 तक अपन नंबर लिख लिए। अब 1 से 8 तक अपन राशियों के नाम लिखेंगे। मेष यानी एरीज, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक। ये 8 राशियां तो दिख रही है। अब इन सब राशियों के एक एक लॉर्ड होते हैं। सब राशियों के लॉर्डशिप्स किसी न किसी प्लैनेट्स के पास है। आपके पास में 7 प्लैनेट्स हैं। 2 अपन राहु केतु को यहाँ राशियों में कंसिडर नहीं कर रहे हैं फिलहाल, तो 7 प्लैनेट्स हैं। और ये याद रखना हमेशा जरूरी है कि पहली और 8वीं राशि यानी मेष और वृश्चिक राशि की जो लॉर्डशिप है वो है मार्स के पास में, मंगल। ठीक है, फिर उसके बाद में आपका वृष और तुला राशि, इन दोनों की लॉर्डशिप है आपकी वीनस के पास में यानी शुक्र। फिर उसके बाद में आप मिथुन और कन्या, इन दोनों की लॉर्डशिप, इन दोनों के जो स्वामी हैं, इनके लॉर्ड्स हैं, वो है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी यानी बुध। फिर उसके बाद में रह जाएंगे आपके कर्क और सिंह। कर्क का है चंद्रमा यानी मून, और सिंह यानी इसका है सन। इजी टू अंडरस्टैंड, यहां तक सब सही है। इसको आप चाहो तो लिख लो, आई मीन वैसे तो रिकॉर्डिंग अपने पास है ही है, पर इसको आप चाहो तो लिख लेना जरूर से। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी अपने लिए, ये माइलस्टोन चीजें। और इन सब राशियों के अपने को नंबर बाय हार्ट होने ही चाहिए। वैसे अपने आप हो ही जाएंगे, अपन बार बार इतने न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आगे तो बाय हार्ट हो ही जाएंगे। ये अपन ने देखी सिर्फ 8 राशियां अभी तक की। इसके बाद में 4 राशियां अपनी और बचती हैं, तो उन 4 राशियों के लिए अपन क्या करेंगे, वो भी सिमिलरली ऐसे ही है। वी राइट द नंबर्स 9, 10, 11 एंड 12। 9 में आपका आ गया धनु, मकर, कुंभ और मीन, है ना। अब ये हो गई बाकी की बची हुई 4 राशियां। इसमें धनु और मीन की जो लॉर्डशिप है, इसका जो ओनर है वो है जुपिटर यानी बृहस्पति। और फिर उसके बाद में मकर और कुंभ की जो लॉर्डशिप है ये है सैटर्न। ठीक है, दिस ऑल टिल नाउ इज वेरी क्लियर। फेयर इनफ। तो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पार्ट। अब इसमें क्या होता है कि एक चीज और जरूरी है कि 5 प्लैनेट्स के पास में 2-2 राशियां हैं, यानी 10 राशियां कवर हो गई। और बचे हुए 2 जो प्लैनेट्स हैं चंद्रमा और सूर्य, उनके पास में एक एक राशि है। अब जिनके पास 2-2 राशियां हैं
उनके पास एक होगी मूल त्रिकोण राशि यानी मेन राशि। जस्ट टू गिव यू एग्जांपल, इफ आई वांट टू गिव यू एन एग्जांपल, सपोज कीजिए आपके एक पिता के दो बेटे हैं, एक बेटे बन गए उनके मनमोहन सिंह जो देश के आपके प्रधानमंत्री बन गए, और एक बेटे कोई पंजाब यूनिवर्सिटी में सिंपल से एक प्रोफेसर हैं। तो उनके परिवार को मेन किस नाम से जानेंगे अपन? मनमोहन सिंह के नाम से, मतलब मेजर जिसका नाम है। वैसे ही मूल त्रिकोण राशि, हर ग्रह के पास जो दो दो मूल त्रिकोण राशियां, उनमें से एक राशि मूल त्रिकोण होती है ना। अब अगर मंगल की अपन राशियां देखें तो मंगल के पास दो राशियां हैं, मेष और वृश्चिक। तो मंगल की जो मूल त्रिकोण राशि है, मतलब नंबर 1, इट इज मेष, नंबर 1 राशि, ठीक है। फिर उसके बाद में आएगी आपके शुक्र की दो राशियां होती है अपनी, वृष और तुला। वृष और तुला में से जो तुला है वो राशि है आपकी मूल त्रिकोण राशि शुक्र की। फिर उसके बाद में आएगी बुध की राशि, जो 3 और 6 है। 3 आपकी आ गई मिथुन और 6 आ गई आपकी कन्या। तो उसमें 6 नंबर की जो राशि है वो बुध की मूल त्रिकोण राशि होगी। चंद्रमा और सूर्य के पास में एक ही मूल त्रिकोण होती है क्योंकि एक ही राशि है। फिर उसके बाद में आता है आपके बृहस्पति और शनि। तो बृहस्पति की धनु जो 9 नंबर राशि है वो उसकी मूल त्रिकोण राशि है, और 9 नंबर राशि उसकी मूल त्रिकोण राशि आएगी बृहस्पति की। वैसे ही शनि की जो दो राशियां हैं मकर और कुंभ, उसमें से कुंभ जो है वो मूल त्रिकोण राशि हो जाएगी, है ना। तो ये अपन ने अभी तक की समझ लिया, राशियां, उनके नंबर और उनकी मूल त्रिकोण राशियां, राइट। अब अभी तक के इसमें से कोई क्वेश्चन किसी तरह का? So, एनीथिंग व्हिच I have one question. श्योर। इंडिया में इसे राशि कहा जाता है. I think it's also called moon sign. And Western culture में ज्यादा zodiac is more like a sun sign. तो आप जो सिखा रहे हो वो किस चीज को रेफर कर रहा है? अभी अपन मून साइन और सन साइन पर नहीं जाते हैं, अभी अपन सिर्फ एक चीज पकड़ते हैं, जोडिएक साइन, क्योंकि आगे आने वाले टाइम पे वी डेफिनेटली विल बी डिफरेंशिएटिंग दोस टू। वी विल बी गोइंग बाय मेकिंग मल्टीपल कुंडलीज। हम लग्न कुंडली बनाएंगे, सूर्य कुंडली, चंद्र कुंडली सब बनाएंगे हम, है ना। तो उसमें बहुत सारी चीजें बहुत डिफर हो जाएंगी। अभी ऑन अ हाई लेवल अपन सिर्फ राशि या जोडिएक साइन सिर्फ इतना सा रखे। एस्ट्रोनॉमिकल अपन ने एक समझ ली, और उसको हिंदी में और इंग्लिश में क्या कहते हैं ये हल्की समझ लेते हैं। आगे इस पे, ये तो सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके बिना पार हो ही नहीं सकता ज्योतिष। तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसकी तो एक एक चीज की बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा अपने को। तो वील डेफिनेटली टेक दैट अप इन द फ्यूचर इन नेक्स्ट क्लासेस। अब ये जो 12 राशियां हैं, इनमें तत्व होते हैं अपने पास, टोटल 5 तत्व हैं, अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश। जो 4 तत्व हैं, अग्नि, जल, पृथ्वी और वायु, इन सबके मिश्रण से ही आकाश तत्व मिलता है। तो यहाँ ज्योतिष के कैलकुलेशंस में, एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस में अपन फिलहाल आकाश तत्व को नहीं लेते हैं। यहाँ जो 12 राशियां हैं, इन सब के अंदर पे एक एक तत्व बहुत एक्टिवेटेड है और इनका स्वभाव उस तत्व से है। और बेस्ड ऑन कि कौन सा तत्व प्रोमिनेंट है उस राशि का, उसी के बेसिस पे दो लोगों की मैत्री भी डिफाइन होती है, दो लोगों में आपस में मित्रता होगी कि नहीं होगी वो भी डिफाइन होती है। अब अगर मैं 3 राशियां पकड़ूं, मेष, सिंह और धनु, यानी 1, 5 और 9, ये 3 नंबर अगर पकड़ूं तो ये तीनों अग्नि तत्व की राशियां हैं, है ना। मैं इसको लिखी दूं, दिस पॉसिबली यू कैन राइट इट डाउन, बट आई मीन आने वाले टाइम पे इतने न्यूमेरिकल्स अपन इसमें करेंगे कि वील ऑल रिमेंबर दीज बाय हार्ट। 1, 5 एंड 9, ये तीनों आपके अग्नि तत्व में आ जाएंगे, है ना। फिर उसके बाद में वृष, कन्या और मकर, ये तीनों राशियां जो हैं वो आपके पृथ्वी तत्व की आ जाएंगी, मतलब 2, 6 एंड 10।
फिर उसके बाद में अगर मैं पकड़ूं मिथुन, तुला और कुंभ, ये तीनों वायु तत्व में आ जाएगी, मतलब 3, 7 और 11। ठीक है। और फिर उसके बाद में अपनी बचती है बाकी 3 राशियां, 4, 8 और 12, तो वो जल तत्व में आ जाएंगी। बार बार ये सारी चीजें इतना सारा अमेज करेंगी, आप मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करना है वो खुद ही ऑटोमेटिकली निकलने लग जाएंगे। अब इसको आप देखें सिंपल भी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आई मीन इट बिकम्स काइंड ऑफ अ मैट्रिक्स इटसेल्फ। जबकि ये तीनों एक तत्व की हैं, ये तीनों एक तत्व की हैं, ये तीनों एक तत्व की हैं, ये तीनों, और इसी हिसाब से इनके दिशाओं के प्रोमिनेंस भी होते हैं। कुछ राशियां नॉर्थ प्रोमिनेंट होती है, जिनके लिए नॉर्थ में बली हो जाती है, नॉर्थ में उनको बल मिलता है, वहां उनका नैसर्गिक प्रवृत्ति है, तो वहां वो स्ट्रांग रहती है ना। अब जो भी जातक यानी जो भी पर्सन आपके अग्नि तत्व से, अग्नि तत्व की राशि वाला आदमी होगा, उसमें बेसिकली एक तीव्रता, एक गर्मी होगी। पृथ्वी तत्व का राशि का जो भी इंसान होगा उसमें एक स्थिरता, एक स्टेबिलिटी, एक भौतिकवाद, मतलब बिल्कुल वस्तु स्थितिवाद बोल सकता हूं उसको मैं, कि क्या एग्जिस्टिंग स्थिति है उसके हिसाब से, आई मीन बिल्कुल प्रैक्टिकल जो दुनियादारी का डिसीजन है वो लेना। जो वायु तत्व वाले प्रोमिनेंट लोग हैं उनके अंदर पे विचार, कल्पनाएं, विवेक, सारे कवि और बड़े बड़े ये सारे जो हम जितने विचार वाले लोग हैं, ये सारे इसी में मिलेंगे आपको, है ना, वायु तत्व में। फिर उसके बाद जल तत्व जो आता है, इसमें बेसिकली सरलता और भावुकता इसका गुण है। उन लोगों में आपको सरलता और भावुकता मिलने की चांस है। बट अगेन, based on just this classification we cannot divide the entire world. I mean there is going to be much more detailed, much minute classifications, much drill down, है ना। अब राशियों में 3 तरह के स्वभाव होते हैं। 3 तरह के स्वभाव में मैं बोलूं कि एक तो होता है चर, और एक होता है स्थिर, और एक होता है द्वि स्वभाव, है ना। चर में क्या होता है कि आपका बहुत ज्यादा फास्ट क्रियाशीलता, काम को बहुत जल्दी करने की, आई मीन प्रवृत्ति, मतलब इतनी ज्यादा जल्दी करने की प्रवृत्ति कि कई काम तो अधूरे ही छूट जाता है उसमें, मतलब इतनी ज्यादा जल्दी, वो चर स्थिति कहलाती है अपने, है ना। स्थिर स्थिति मतलब थोड़ा सा सोच समझ के अपने उत्साह पुरुषार्थ से काम तो करना है, क्रिया शक्ति है, पर उसके बाद भी थोड़ा सा सोच समझ के परिपक्वता और स्थिरता के साथ में काम करने हैं, है ना। और जो तीसरी द्वि स्वभाव, उसमें इन दोनों के मिश्रित स्वभाव आ जाते हैं, है ना। अब अपन जो अग्नि तत्व की 3 राशियां देख रहे हैं, इस अग्नि तत्व की 3 राशियों में भी एक स्थिर है, एक चर है और एक द्वि स्वभाव है ना। अब मेष राशि अगर मैं पकड़ू यहाँ पर 1 नंबर की, है ना, तो ये चर राशि है। एक डोमिनेंट पीपल बाय चर राशि, मतलब इस चर स्वभाव से उनके अंदर काम को करने की इतनी ज्यादा जल्दी रहेगी, मतलब अगर 10 काम पड़े तो 10 में करने की पूरी 10 की 10 की रहेगी, पर उसमें कई काम अधूरे छोड़ जाएंगे वो, है ना। फिर उसके बाद में आती है आपके स्थिर स्वभाव, है ना। तो स्थिर स्वभाव में अगर मैं आपके पकड़ू अग्नि तत्व में इस 5 नंबर की राशि, मतलब आपके सिंह राशि, आपने डोनाल्ड ट्रंप की सिंह राशि मतलब, तो ये राशि आपके इसमें काम में परिपक्वता, मतलब एक मेच्योरिटी, एक कंप्लीटनेस, स्थिरता, ढंग से आना, वो सिंह लग्न की राशि होती है। फिर उसके बाद में धनु है आपकी, तो धनु में आपके दोनों के मिक्स्ड आपके सिम्टम्स मिलेंगे। काम जल्दी भी करना है, थोड़ा सा मेच्योरिटी के साथ में भी करना है, तो दोनों के ही मिक्स सिम्टम्स मिलेंगे, पर यूजुअली ये लोग बहुत सुलझे हुए ढंग से काम करते हैं, है ना। वैसे ही अगर अपन पृथ्वी तत्व को देखें तो इसमें भी वही 3 राशियां हैं। वृश्चिक राशि, सॉरी, पृथ्वी तत्व देखें तो इसमें भी राशि में वही 3 है आपके, स्थिरता, चर और द्वि स्वभाव। वैसे ही जल तत्व में है, और वैसे ही आपके जल तत्व अग्नि, पृथ्वी और वायु, इन चारों में
ऐसे ही ये तीनों के स्वभाव हैं। इन तीनों के स्वभाव में अपन जरा दोबारा से आएंगे वापस। इसका मैं आपको वो भी बता दूं, दिशा बल। मैंने इसका छोटा सा वो बना रखा है, लेट मी एक्चुअली शेयर माय स्क्रीन एज वेल। तो ये छोटा सा मैंने बनाया था। अब इसमें अगर मैं देखता हूं तो जल तत्व की तीनों राशियां जो भी हैं आपकी, ये तीनों दे ऑलवेज आर मोर ऑफ नॉर्थ स्ट्रेंथ। मतलब उनको नॉर्थ में ज्यादा बल मिलेगा। आपके मीन, वृश्चिक और कर्क है ना, इन तीनों को आपके नॉर्थ में ज्यादा बल मिलेगा। फिर उसके बाद में अगर मैं आपके अग्नि तत्व की राशियों को देखूं तो ये मेष, सिंह और धनु, इनको पूर्व दिशा में बल मिलेगा, है ना। और वैसे ही आपके अगर मैं पृथ्वी तत्व की तीनों राशियां देखूं तो आपके जिसमें वृषभ, कन्या और मकर है, तो इनको दक्षिण दिशा में ज्यादा बल मिलेगा, है ना। फिर उसके बाद में अगर अपन पश्चिम दिशा की देखते हैं तो पश्चिम दिशा में कुंभ, तुला और मिथुन, वायु तत्व की राशियां, यहाँ पे ये ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है ना। तो ये आपके ऑन अ हाई लेवल एक दिशा बल अपन ने कवर किया और अपन ने उनके तत्व कवर किए, है ना। फिर उसके बाद अभी तक कोई क्वेश्चन इसमें से कुछ भी आई मीन जो डिफिकल्ट लगे आपको, एनीथिंग व्हिच यू फील यू वांट टू आस्क? ओके, आई विल टेक साइलेंस एज नो। अब शत्रुता और मित्रता दो राशियों के बीच में, है ना। यूजुअली 12 राशियों में जैसा अपन स्वरूप बताते हैं, उसमें उत्पन्न सारे पुरुष और स्त्री जो भी हैं, अक्सर उनकी जन्म कुंडलियों में मोर और लेस वो चीजें आपको मिल जाएंगी। जैसे अगर आप वृश्चिक राशि के लोगों को देखोगे कभी, आप एक यूजुअली मोर और लेस उसमें स्वभाव के बेस पे बोल सकते हैं कि यार ये बहुत फटी होगा, या एक बार इसने ठान लिया कि ये करना है तो फिर उस पर अड़ ही जाएगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। कुछ कुछ राशियों के ये मूल स्वभाव होते हैं, वो आपको करीब करीब उनमें से ज्यादातर लोगों में मिलेंगे ही मिलेंगे, मोर और लेस, अनलेस देयर इज सम कॉम्बिनेशन विच इज टेकिंग इट इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, है ना। तो और अच्छा, दो मित्रों में या दो लोगों में या वर वधु में आपस में शत्रुता या मित्रता या पारस्परिक स्वभाव के लिए, आई मीन मेल उनमें कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा, इसके लिए एक राशि बहुत जरूरी चीज है ना। अब अगर अपन देखें पृथ्वी और जल तत्व, तो इन दोनों के बीच में बड़ी अच्छी मित्रता होती है ना। अग्नि और वायु, इन दोनों के बीच में भी बड़ी अच्छी मित्रता हो जाती है ना। अब अगर हम पृथ्वी और अग्नि तत्व ले लेंगे तो इनके अंदर शत्रुता होती है। जल और अग्नि तत्व ले लेंगे तो इनके अंदर भी बड़ी शत्रुता होती है ना। या तो जल अग्नि को बुझाएगा या अग्नि जल को सुखाएगी, ये तो एक दूसरे की जान लेके दम लेंगे, है ना। तो बड़ी शत्रुता रहेगी। ऐसे ही जल और वायु तत्व, इसमें भी शत्रुता रहेगी। तो ये बेसिकली एक ऑन अ हाई लेवल पर बात कर रहे हैं, शत्रुता और मित्रता अलग अलग राशियों के बीच में। मैं थोड़ा सा स्लो रखना चाहता हूँ ताकि आई मीन एंश्योर करने जा रहा हूँ सबको समझ में आ रहा है, कहीं कोई इसमें कुछ डाउट्स तो नहीं लग रहे हैं। वैसे होपफुली ये सारे तो कंसेप्चुअल हैं, तो आई डोंट थिंक आई मीन इसमें कोई इतनी दिक्कत आनी चाहिए। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। फिर होता है काल पुरुष। काल पुरुष एक ऐसे इंसान की कल्पना की गई है जिसके हिसाब से आपके घर की वास्तु भी ड्रिवन होगी, जिसके हिसाब से आपके पंच तत्व सारे आई मीन ड्रिवन होंगे, जिसके हिसाब से आपके राशियों की विभिन्न कल्पना की गई है। आप काल पुरुष की अपन कुंडली भी बनाएंगे अपन, और उस कुंडली के हिसाब से आई मीन वो काल पुरुष की कुंडली कही जाती है ना। तो और काल पुरुष को अगर आप वास्तु शास्त्र में देखेंगे, लेट मी शेयर दैट पिक्चर जो मैंने देखी थी। ओके, ये काल पुरुष की अपन मैंने कहीं इंटरनेट से ली है। तो ये अपन उसकी पिक्चर अगर अपन देखते हैं तो ये है आपका मेष, जिसकी इसके सिर में कल्पना की गई है। ये वृष जो चेहरे पे कल्पना की गई है ना। फिर ये दोनों जो हैं ये आपके मिथुन जो हाथों में कल्पना की गई है। ये आपके कर्क यानी चंद्रमा जो दिल में कल्पना की गई है। सिंह यानी आपके पेट में ऊपर के हिस्से में कल्पना की गई है।
फिर उसके बाद में आपका कन्या, और कन्या के बाद में ये तुला, और तुला के बाद में फिर आपका वृश्चिक। ये सारा इस तरह से कल्पना की गई है। फिर अगर मैं इसके नीचे जाता हूं तो यहां पर आपको मिलेगा ये धनु। धनु के बाद में ये आपके थाइज में कल्पना की गई है। फिर उसके बाद में आपका मकर, जिसकी आपकी घुटनों पे कल्पना की गई है। फिर आपका जो कुंभ है उसकी आपके यूजुअली पिंडलियां यानी आपकी काफ मसल्स में कल्पना की गई है। और मीन यानी मछली उसकी पैरों में कल्पना की गई है। तो ये काल पुरुष है। अच्छा, इसी काल पुरुष के सारे अग्नि तत्व, जल तत्व, आपके पृथ्वी और वायु तत्व, और इन्हीं के हिसाब से मैंने जब देखा तो मैंने पाया कि अपने जो इसकी वास्तु शास्त्र का काल पुरुष है वो सेम उसी दिशा में, उसी कॉम्बिनेशन में लेके जाता है। नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, उसी हिसाब से सारे जो राशियों के तत्व होने चाहिए उसी डायरेक्शंस में आपके सारे लेके जाता है। वो एग्जैक्टली बिल्कुल वही काम करता है। मतलब चाहे आप उसको वास्तु शास्त्र की दृष्टि से पकड़ लो, चाहे आप उसको ज्योतिष की दृष्टि से पकड़ लो, चाहे आयुर्वेद की दृष्टि से पकड़ लो, वो मोर और लेस वही मिलेगा आपको सारी चीजें घूम के, है ना। एनी क्वेश्चन टिल नाउ? नो? ओके। अब अपन अपनी पहली एक कुंडली बना लेते हैं। काल पुरुष की कुंडली कहते हैं अपन उसको। We are just trying to revise our concepts so that we can move forward on strengthening every single thing, कहां से कैसे अपना सारा बनता है। okay. अपने इंडियन स्टाइल में जो भी कुंडली बनेगी वो दो तरह से बनती है यूजुअली, नॉर्थ इंडियन स्टाइल और साउथ इंडियन स्टाइल, है ना। अपन अभी सिर्फ एक स्टाइल को पकड़ते हैं, दूसरी स्टाइल को बाद में पकड़ लेंगे। इट्स जस्ट अ चेंज ऑफ स्लाइट सिंटेक्स, बाकी और कुछ भी नहीं है। कंसेप्चुअली सारी चीजें एक जैसी हैं, है ना। ये आपकी ओवरऑल कुंडली बन गई। इसमें 12 हाउसेस बन गए। अगर आप नंबरिंग करना चाहो तो यहाँ 1 से लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है, ये आपके 12 हाउसेस हो गए आपकी कुंडली के। फर्स्ट हाउस ये आपके सेल्फ को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी स्वयं मैं को। okay. फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट करेगा आपके शरीर के रूप, रंग, आकृति, आपके आई मीन सेल्फ को, आपके मस्तिष्क को आपका पहला घर रिप्रेजेंट कर रहा है। अपन ने ये काल पुरुष की कुंडली बनाई है। ये सारी नंबरिंग अलग अलग भी हो सकती है। ये सारी नंबरिंग या 1 की जगह 2 से, 3 से, 4 से, 5 से कैसे भी शुरू हो सकती है। आई मीन एनी नंबर कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड वट एवर नंबर कम्स हियर वो फिर आपके एंटी क्लॉकवाइज बढ़ता बढ़ता एक एक नंबर करके आगे बढ़ता हुआ इस तरह से आ जाएगा। तो दैट वेज योर एंटायर कुंडली विल बी ड्रिवन। ये पहला घर आपको स्वयं को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। फिर ये द्वितीय भाव है यानी सेकेंड हाउस, ये आपका रिप्रेजेंट करेगा धन, कुटुंब और वाणी। तृतीय हाउस आपका पराक्रम, आपके छोटे भाई बहन, आपके धैर्य, आपकी आयु, आपकी माता की मृत्यु, आपके हिडन शत्रु, आपका गला, आपके सांस संबंधी सारी चीजें, वो ये थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करेगा आपका। फोर्थ हाउस रिप्रेजेंट करेगा आपका सुख, माता, आपकी पेरेंटल जमीनें, आपका गड़ा हुआ कोई धन हो या आपके फेफड़े हो, मतलब ये सब बॉडी ऑर्गन रिप्रेजेंट करेंगे। मेजर तौर पे ये चीज रिप्रेजेंट करेंगे। फिफ्थ हाउस आपका रिप्रेजेंट करेगा आपके संतान, आपके लव अफेयर्स और आपके पूर्व जन्म के पुण्य कर्म। मतलब एक एक हाउस अपने आप में सैकड़ों चीजें रिप्रेजेंट करता है। अपन हाई लेवल पे सिर्फ कुछ कुछ वर्ड्स पे अभी अपन चलेंगे जो मोटे तौर पर अपने को देखनी चाहिए।
when we go into details, then each house will be a lesson to study its own, है ना? इस वजह से फिफ्थ हाउस, छठा हाउस आपका रिप्रेजेंट करेगा रोग, ऋण और शत्रु, है ना? छठे हाउस में तीन चीजें आपके पास में, रोग, ऋण और शत्रु, और हाउस ऑफ कंपटीशन भी यही है। फिर उसके बाद में सातवां हाउस जो है आपका, ये जया भाव, यानी आपके स्पाउस का घर हो गया ये, और यही आपके डेली वेजेस का घर भी हो गया। एट्थ हाउस जो है ये आपका ऑब्स्टिकल्स का भाव है। एट्थ हाउस आपके ससुराल पक्ष का भाव भी है। एट्थ हाउस आपके लिए सीक्रेट हिडन स्पिरिचुअल साइंसेस का घर है। नाइन्थ हाउस ये आपके फादर को रिप्रेजेंट करेगा, आपके धर्म को रिप्रेजेंट करेगा, आपके भाग्य को रिप्रेजेंट करेगा, है ना? टेंथ हाउस आपका कर्म, आपका जो भी बिजनेस, काम धंधा जो भी आप करते हो, जॉब, उसको रिप्रेजेंट करेगा ये। 11th हाउस रिप्रेजेंट करेगा आपके बड़े भाई बहन को, आपके फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स, मेनली आई वुड से लाभ, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स, बड़े भाई बहन, ये सारी चीजें आपके इससे रिप्रेजेंट होंगी। 12वां भाव जो है ये मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट भाव मानता हूं मैं इसको, ये जीवन के अंत का भाव भी है। 12वां भाव आपका मोक्ष भी रिप्रेजेंट करेगा, 12वां भाव आपका मेडिटेशन रिप्रेजेंट करेगा, 12वां भाव आपका बेडरूम प्लेजर्स रिप्रेजेंट करता है, 12वां भाव आपका एक्सपेंसेस रिप्रेजेंट करता है। आपका फॉरेन सेटलमेंट अगर है तो ये 12वें भाव से ही आएगा, यही एक कारण है जो 12वें भाव का आपका रिप्रेजेंट करेगा। आपकी अस्पताल के एक्सपेंसेस है, आपकी मृत्यु है, आपका लेफ्ट आई है, आपका मेडिटेशन है, आपका इन्वेस्टमेंट्स है, आपकी चैरिटीज है, ये सब 12वें भाव से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना? ये आपके काल पुरुष की कुंडली है, मतलब बाय डिफॉल्ट अपन कुंडली बनाते हैं, ऐसी नॉर्मल भी लोगों की हो सकती है। अब यहाँ पे अपन ने सिर्फ नंबर्स लिखे हैं, मतलब ये आपकी राशियां हैं, मतलब एक नंबर आपकी मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, है ना? ये आपकी 12 राशियां रिप्रेजेंट कर सकती है। और ऐसा भी हो सकता है आपकी कुंडली में कि आई मीन समवेयर आप अपनी अपनी कुंडलियां देखोगे तो आप पाओगे कि यार आई मीन यहाँ बीच में मेरे तो 1 नंबर लिखा ही नहीं है, यहाँ तो बीच में मेरे 10 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ बीच में मेरे 9 नंबर लिखा हुआ है। एनीथिंग कैन हैपन एंड दैट इज ओके। वही हम चीजों को हम सबको अपने आप में यूनिक करती है, अपने आप में सबको अलग करती है। यहाँ पे इसकी जगह सपोजिंग से 9 नंबर भी हो सकता है, ये 10 भी हो सकता है, ये 11 भी हो सकता है, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, है ना? अब आप इससे अगर इंटरप्रेट करना चाहो तो क्या क्या इंटरप्रेट करोगे कि ये वाला जो घर है, दीज टू आर ड्रिवन बाय जुपिटर, बिकॉज ये दोनों जो है जुपिटर की राशियां हैं। These two are driven by Mercury, यानी बुध की राशियां हैं, मतलब आपका कर्म स्थान बुध का हो गया, आपका जो स्पाउस का स्थान है वो भी आपका बुध का हो गया, आपके स्वयं का जो है वो बृहस्पति का हो गया, और आपके जो सुख है वो भी बृहस्पति के हो गए, है ना? तो ये आप इससे ऑन हाई लेवल जस्ट लुकिंग एट दीज राशिज ये आप इंटरप्रेट कर सकते हो। फिर उसके बाद में मंगल आपके पंचम भाव और 12वें भाव को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये दोनों राशियां मंगल की है ना? तो यहां से आपकी संतान रिप्रेजेंट हो रही है जो मंगल के थ्रू रिप्रेजेंट हो रही है, यहां से आपका मोक्ष या आपके एक्सपेंसेस रिप्रेजेंट हो रहे हैं, जो भी उसका भी मालिक मंगल है ना? यहाँ पे देखोगे तो इन दोनों का मालिक हो गया शनि, मतलब आपके धन, कुटुंब और वाणी का जो हाउस का लॉर्ड है, अब वो लॉर्ड हो गया आपका शनि। आपके पराक्रम का जो लॉर्ड है वो लॉर्ड भी हो गया शनि। शनि की प्लेसमेंट डिपेंडिंग ऑन दिस कुंडली कहाँ पे है और इस हाउस पे किस प्लैनेट्स की दृष्टियां हैं, दृष्टियों में अपन बाद में जाएंगे, वो डिटरमिन करेंगे कि आपको इस भाव के कैसे फल मिलेंगे। या आपका धन, कुटुंब, वाणी, ये जो सेकंड हाउस है, अगर इसका ओनर शनि है तो शनि कहाँ बैठा हुआ है और इस हाउस पे किसकी दृष्टि पड़ रही है, वो दो चीजें आपकी डिटरमिन करेंगी कि इस हाउस में जो
सिग्निफिकेंस है इस चीज की, धन कुटुंब वाणी, वो आपको कैसे मिलेंगे, है ना। मैंने किसी की एक कुंडली देखी थी जिसमें ये 8 से शुरू होता है, यहाँ पे 9 आता है। आई मीन विल गो वो ऊंच नीच में आ जाएगा। फिर वैसे ही अगर अपन देखें यहाँ इसी कुंडली में, तो ये राशि हुई 4 नंबर आपके चंद्रमा की, है ना। चंद्रमा 8th हाउस का लॉर्ड हो गया। ये राशि हो गई आपके सूर्य की। सूर्य आपका भाग्य भाव का मालिक हो गया, है ना, भाग्य हाउस का लॉर्ड हो गया। अब अगर मैं देखूं ये 6th हाउस और 11th हाउस, इन दोनों की लॉर्डशिप आ गई आपके शुक्र के पास में। 2 और 7 नंबर की राशियां जो है शुक्र की है। मतलब आपका फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स, उसका ओनर है आपका वीनस। आपके रोग, ऋण और शत्रु, इसका ओनर है आपका वीनस। अब डिपेंडिंग वीनस का प्लेसमेंट कुंडली में कहां पे है, या वीनस के ऊपर कौन सी दृष्टियां हैं किस प्लेनेट की, उस हिसाब से वीनस आपके स्ट्रेंथ और कमजोरी पकड़ेगा, उसके स्वभाव में परिवर्तन आएगा, है ना। कोई भी राशि, जैसे अब 9 नंबर की राशि अपन ने यहाँ पे रखी, वो अग्नि तत्व की राशि अपन ने देखा। अब अग्नि तत्व की राशि है, उसमें अग्नि तत्व वाला प्लैनेट बैठ गया, है ना। प्लैनेट्स के तत्व अभी अपन नहीं पढ़े, वो अपन पढ़ेंगे। वो वहां बैठ गया तो वो उसको प्रचंड गर्म कर देगा, बिल्कुल, है ना। मतलब ग्रह के जो फल आने चाहिए वो एलिवेट हो जाएंगे, वो बहुत एलिवेट हो जाएंगे। और वैसे ही अगर जल तत्व की राशि में कोई दूसरा प्लैनेट आके बैठ गया जो अग्नि तत्व का प्लैनेट है, तो उसके स्वभाव में परिवर्तन आ जाएगा, उसकी डिलीवरी में डिफरेंस आ जाएगा, है ना। तो ये ऑन अ हाई लेवल यहां तक समझ आ गया आपको सबको? एनी क्वेश्चन टिल नाउ? No, sir, trying to understand. अभी इसमें कुछ भी क्वेश्चन होता है बेसिक पूछो मेरे से। आई मीन come to it and I'll try to explain my best। कहीं भी कुछ भी छूटा, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज है, और ये अपने को वी हैव टू, आई मीन गोइंग फॉरवर्ड, ये लिटरली अपने को रटना पड़ेगा, इसको अपने को बाय हार्ट करना पड़ेगा। हालांकि अभी एक बार बाय हार्ट करना पड़ेगा, जैसे बचपन में अपन एबीसीडी एक बार बाय हार्ट नहीं कर लेते, नर्सरी क्लास में तकलीफ होती है अपने को, फिर उसके बाद जब फर्स्ट सेकंड में आते हैं तो फिर कभी याद नहीं रहता, आई मीन उनका क्रम अपने को पूरा। ए आई का तो आज तक मैं नहीं समझता किसी को याद भी होगा, पर स्टिल हिंदी अपन पढ़ पाते हैं, राइट। तो आने वाले टाइम पे आई मीन वी विल बी वेरी वेरी फ्लुएंट विद ऑल ऑफ दीज स्टफ, बट फॉर नाउ टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट चैप्टर्स, these concepts would definitely be very very inevitable। So what if there is a 3 in one house? अगर 3 नंबर हुआ तो? यहाँ बीच में, हाँ, यहाँ हाँ, पर। तो उसमें सारे होंगे, वो तो सारे घर होंगे, मतलब एक नहीं सारे ही कॉम्बिनेशन बनेंगे। रादर मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ ना मेरी, तो वो आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। मैंने एक्चुअली क्या, ये जो जो मैं पढ़ता जा रहा हूँ मैं उसको कोशिश करके कंप्यूटराइज करता जा रहा हूँ, मतलब ऑटोमेट करता जा रहा हूँ, कि मतलब मैं कहीं पे उसको बना सकूँ प्रॉपर। अब अगर मैंने ये छोटा सा एप्लीकेशन बनाया है इसका, मतलब एक्सेल में बनाया, मतलब ज्यादा बड़ा नहीं बनाया, लगता है कि आने टाइम पे सॉफ्टवेयर ही बन जाएगा अपने आप में। 3 नंबर बोल रहे हो आप, ठीक है ना। तो ये जो कुंडली आप देख रहे हो यहाँ पर, ये 3 नंबर की आ रही है, यस ये नहीं, यस। है ना। इसमें आई मीन ये 3 नंबर आ रहा है आपका, तो ये 3 4 5 6 7 ये सारी ऐसे बन जाएगी आपकी कुंडली, है ना। तो इसमें यू नो कि अब ये जो भी इंसान है, ये इसका फर्स्ट हाउस जो है ड्रिवन है बुध से, क्योंकि 3 नंबर राशि का लॉर्ड कौन हुआ आपका? बुध, है ना। और 6 नंबर राशि का लॉर्ड कौन होगा? वो भी बुध होगा। उसके सुख भी ड्रिवन होंगे बुध से, है ना। और वैसे ही अगर मैं देखूं तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, क्योंकि वहां पे 3 आया है। तो उसकी जो स्पाउस का घर होगा वो ड्रिवन होगा बृहस्पति से। उसका जो जॉब होगा या वर्क होगा वो भी ड्रिवन होगा बृहस्पति से, है ना। अब बृहस्पति कहाँ बैठा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और इस पर्टिकुलर हाउस के ऊपर किस किस ग्रह की दृष्टि है वो भी डिपेंड करेगा। ये दो चीजों के कॉम्बिनेशन से किस राशि में किस नक्षत्र में, ये सारी चीजें अपने को फाइनली हेल्प करेंगी कि अपन प्रिडिक्ट कर पाए कि ये इसके साथ में ऐसी ये चीज होनी चाहिए।
या 3 की जगह आप 4 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, यू कैन से 4, यू कैन आई मीन हैव 5, और अकॉर्डिंगली वेरियस कॉम्बिनेशन से सारे ग्रह आपको कहाँ कहाँ बिठाने वो सब चीजें होती जाएंगी। तो ये मैं एक छोटी सी एक्सेल की एप्लीकेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो भी मैं बनाता हूँ वो अपने आप मतलब ऑटोमेट, जो मैं सीख रहा हूँ उसको ऑटोमेट करता जा रहा हूँ। अच्छा, एक बहुत बड़ी चीज हमेशा याद रखने की होती है किसी भी कुंडली में, राहु और केतु, they sit 180 degrees to each other. They are just the balancing planets. They actually are not the real planets. They are the balancing planets. राहु अगर आपका 2 नंबर में बैठेगा तो केतु ऑटोमेटिकली 8 में पहुंच जाएगा। अगर राहु यहाँ है तो केतु यहाँ हो जाएगा। राहु अगर 1 नंबर में आएगा, केतु अपने आप यहाँ 7 नंबर में आ जाएगा, मतलब 7वें हाउस में आ जाएगा। राहु अगर आपका 3rd हाउस में आ गया तो केतु ऑटोमेटिकली आपका 9th हाउस में आ जाएगा। राहु अगर आपका 5th हाउस में आ गया तो केतु ऑटोमेटिकली आपका यहाँ 11th में आ जाएगा। These two planets will always remain exactly 180 degrees from each other, and these two planets, no matter what, they'll be equal in degree. Basically ये एक ही असुर है, एक ही असुर के 2 टुकड़े हुए हैं, और वो इतना चतुर, इतना फोकस्ड, इतना तेज था कि वो इतनी तेजी से रूप बदल के इतना जल्दी वहां पहुंचा उस क्यू में देवताओं की कि कोई उसको नोटिस ही नहीं कर पाया कि वो पहुंच भी गया। इसीलिए राहु के जो भी काम होते हैं बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक स्पीड से होते हैं, बहुत तेज गति से होते हैं, है ना। इतनी तेज कि आप कोई समझ ही नहीं पाया उसको, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं समझ पाया उसको, इतनी तेज निकल गया वो, वहां उस लाइन से निकल के इस लाइन में आ गया, है ना। और राहु अपने काम में इतना फोकस्ड है, अगर उसको कोई चीज डिजायर है, कोई चीज चाहिए तो कुछ भी करने को तैयार है, वो कैसे भी करके वहां पहुंचेगा वो। ये एक बेसिक अपन जस्ट गुण अपन बात कर रहे हैं। आई मीन गोइंग फॉरवर्ड वी विल डिस्कस थिंग्स मोर इन डिटेल, है ना। तो वो राहु का गुण है, तो वो बहुत तेजी से फटक से वहां पहुंचा। स्पीड रिप्रेजेंटेड बाय राहु, मतलब लिटरली इलेक्ट्रॉनिक स्पीड, बिजली की तेजी से, कि किसी को एहसास नहीं हो कि यहाँ से यहाँ पहुंच भी गई बिजली, है ना। और इतना फोकस्ड है अपने काम में कि जो चीज चाहिए वो चाहिए ही चाहिए, मतलब उसने अपनी जिद में, अपने फोकस में, अपनी स्पीड में अमृत को पा ही लिया। सारे असुर रह गए, वो अकेला असुर अमृत पा गया। हालांकि उसके बाद जब भगवान विष्णु को एहसास हुआ तो काट भी दिया गला, पर तब तक तो काम हो गया था, सिर और धड़ दोनों अमर हो गए, 1 के 2 बन गए। कोई क्वेश्चन अभी तक? I'll take silence as no. ऑल्दो आई मीन ज्यादातर चीजें अपन ने इसमें से पहले भी पढ़ ली हैं और करीब करीब सारी अपन चीजें पढ़ चुके हैं, पर इसमें कुछ एस्ट्रोनॉमिकल पार्ट में यही आई मीन कोशिश कर रहा था कि कैसे मैं समझा पाऊं कि वो चीज अपने अंदर पे गहरी बस जाए और अपन उसको एडॉप्ट कर सकें। तो वो मैंने थोड़ा सा इसीलिए वर्कआउट करके एस्ट्रोनॉमिकल पार्ट ऐड किया इसका, राशियों का, सो दैट वी अंडरस्टैंड द राशि। और अपने को करना मेजर यही है कि राशियों के नंबर याद रखने हैं। अपने को ये हर हाल में याद हो कि 1 और 8 नंबर जो है वो मंगल का है, 2 और 7 नंबर जो है वो आपका वीनस का है, 3 और 6 नंबर जो है वो बुध का है, 4 नंबर चंद्रमा का, 5 नंबर सूर्य का, 9 और 12 नंबर बृहस्पति का, 10 और 11 नंबर शनि का। तो ये एक बार आप करना शुरू करोगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। तो ये राशियां मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्कुल एबीसीडी है ज्योतिष की। मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो रहा है, जैसे आपने बोला कि यहाँ पे 8 है या 3 है, वॉट एवर इन द फर्स्ट हाउस, तो वो वहाँ तो दोनों का प्रभाव पड़ेगा उस पे, राइट? दोनों का कैसे? अगर अगर फर्स्ट हाउस में 1 है तो वो अपना स्वगृही हुआ, राइट? नो, भूल जाओ, स्वग्रही चीजें तो बहुत बाद में कवर करेंगे। स्वग्रही का मतलब है कि मंगल अपनी ही राशि में जाके बैठ जाए। अभी ग्रह की प्लेसमेंट किस राशि में हो रही है वो अपन बहुत बाद में बात करेंगे। स्वग्रही मतलब मंगल किस राशि में जाकर बैठ रहा है,
अगर वो अपनी ही राशि में जाके बैठ गया तो स्वग्रही हो गया। अगर आपका सूर्य 5 नंबर जहां भी लिखा है आपकी कुंडली में वहां जाके बैठ गया तो वो स्वग्रही हो जाएगा, है ना। तो वही वो जैसा अगर नंबर 1 में 1 है यहाँ पर, तो मेष 1 हुआ और नंबर 1 भी 1 हुआ, राइट? देखो हाउस, थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे हो रहा है इसमें। हाँ, समझा रहा हूँ, एक मिनट, लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन। ओके, अब ये कुंडली आपको क्लियर दिख रही है? आई मीन बाकी सब चीज अभी भूल जाओ, सिर्फ इसी कुंडली को याद रखो अपन तो, है ना। ये कुंडली क्लियर दिख रही है अपने को यहाँ पर। अब आप ये बोलो कि नंबर 1 यहाँ पर है अपना, राइट। ये अपने काल पुरुष की कुंडली है, राइट। अब इसमें आप यहाँ पर चाहे 1 रखो या यहाँ पर 2 रख लो या यहाँ पर 3 रख लो या यहाँ पर 4 रख लो या यहाँ पर 5 रख लो, ये पूरी कुंडली उस हिसाब से ड्रिवन हो जाएगी आपकी। अभी ग्रहों की प्लेसमेंट कहाँ पे है वो अपन ने बात भी नहीं की है। अभी सपोजिंग ये 5 नंबर की कुंडली है ना। तो अगर अपन सूर्य को इसमें सन को अगर अपन यहाँ पे फर्स्ट हाउस में बिठा देते हैं तो वो सन स्वग्रही हो गया। यानी ये 5 नंबर इसी का घर है, ये अपने ही घर में आके बैठ गया, इसको अपन स्वग्रही कहते हैं। पर इसमें अपन बाद में जाएंगे, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर मेष की ड्रिवन कुंडली हो पर सन फर्स्ट हाउस में है। आई मीन यू नीड टू रिमेंबर दैट फर्स्ट सेकंड थर्ड हाउस, ये हाउसेस जो है ये स्टैटिक रहेंगे। फर्स्ट हाउस मतलब आपके स्वयं को ही रिप्रेजेंट करेगा। फर्स्ट हाउस में राशि कौन सी है ये रिप्रेजेंट करेगा वहां लिखा हुआ नंबर। ओके, या Make नाउ sense? इट्स इट्स बेटर नाउ, थैंक यू। अब फर्स्ट हाउस में आपने 5 नंबर आ गया। फर्स्ट हाउस वो स्टैटिक ही रहेगा, वो कोई चेंज नहीं होगा, वो हमेशा फर्स्ट हाउस ही कहलाएगा, नो मैटर व्हाट, दैट इज योर फर्स्ट हाउस। अब इसमें राशि कौन सी है फर्स्ट हाउस में वो डिटरमिन करेगी कि वो किस चीज से ड्रिवन है। फर्स्ट हाउस में 5 नंबर हो सकता है आपका, 5 नंबर मतलब सूर्य की राशि हो सकती है। फर्स्ट हाउस में आपका 9 नंबर हो सकता है, 9 नंबर मतलब बृहस्पति की राशि हो सकती है। तो जो भी राशि फर्स्ट हाउस में होगी आपकी, उससे आप गिनती +1 करते करते आगे बढ़ते जाओगे, है ना। तो ये पूरे आपके जीवन को रिप्रेजेंट करेगा। मेक सेंस? तो थिंग टू बी रिमेंबर्ड, आपके हाउसेस स्टैटिक है, हमेशा स्टैटिक रहेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। फर्स्ट हाउस वही रहेगा, सेकंड हाउस, फर्स्ट हाउस हमेशा यही रहेगा, नो मैटर व्हाट, कैसा भी हो। फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, और इन सब के जो सिग्निफिकेशंस है, फर्स्ट हाउस मतलब आपके स्वयं को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप किसी का भी फोर्थ हाउस देख के आप बोल सकते हो कि इसके सुख, इसकी माता, इन चीजों का विचार आप इसके फोर्थ हाउस से करोगे। 9th हाउस से आप इसके धर्म का, आप इसके पिता का, आप इसके भाग्य का विचार करोगे। अब 9th हाउस में कौन सा राहु आके बैठा है, ये राहु नीच का हो गया यहाँ पर, या क्या प्रॉब्लम हुई है, तो वो सब चीजें आपके रियल लाइफ को डिटरमिन करेगी। और हाउस 9th हाउस हमेशा भाग्य को ही रिप्रेजेंट करेगा और ये स्टैटिक ही रहेगा। इसमें राशियां बदल सकती हैं आपके, इसमें बैठने वाले ग्रहों की प्लेसमेंट बदल सकती है आपके। बेटर? yes, now it's better. ओके ओके। सो ये ऑन अ हाई लेवल अपने हाउसेस कवर हुए, अपने 9 प्लैनेट्स कवर हुए, अपनी 12 राशियां कवर हुई, है ना। ये अपन ने ऑन अ हाई लेवल एक कुंडली की एनाटॉमी समझ ली कैसे होती है। अब इसकी डिटेल्स में अपन और गहरा जा सकते हैं। अभी शुरू के कुछ चैप्टर्स आप ये मान के चलना कि अपने को somewhere we'll need to bring in possibly astronomy also to understand what actually is happening and why. I mean, क्यों प्रॉपरली उसको अपन रिलेट नहीं कर पाते जब तक उसको एस्ट्रोनॉमिकली नहीं समझे अपन, है ना। और एस्ट्रोनॉमिकली थोड़ा सा समझने के बाद में प्रॉपरली एक रिलेशन दिमाग में एस्टैब्लिश हो जाता है कि हाँ यार, आई मीन वो नक्षत्र एक जगह पे फिक्स्ड है। अपना पृथ्वी पे बैठ के अपन सूर्य को जिधर से देख रहे हैं, जैसे जैसे अपन घूमते आ रहे हैं वैसे वैसे अपन उसको नक्षत्र मानते जा रहे हैं कि उस पर्टिकुलर राशि में है।
आप लोगों को क्लियर है कि 30 डिग्रीज का एक एक राशि होती है। इसमें अपन हिंदी की कोई भी बुक्स पढ़ेंगे, कोई भी अपनी ज्योतिष की, तो उसमें नापने की अलग अलग चीजें होती है। आप चाहो तो भाई लिख लो उसको, और वैसे भी याद रखना हो तो याद रख सकते हो। इस पूरे 360 डिग्री के आपके पूरे सेलेस्टियल स्फीयर को अपन भचक्र या भगण कहते हैं, और इसका मतलब है 1 भचक्र इज इक्वल टू 12 राशिज, है ना। 1 राशि इज इक्वल टू 30 डिग्रीज, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। मतलब आप राशि को 30 डिग्री या 30 अंश कह सकते हो। एक अंश यानी 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, या 60 कला कह सकते हो। वैसे ही एक कला यानी 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, एक कला में 60 विकला कह सकते हो। फिर एक विकला में 60 प्रतिकला होते हैं, वैसा उसको कह सकते हो। ये हिंदी के एक कन्वर्जन है छोटे से, इंग्लिश में आप उसको मिनट सेकेंड्स में कह सकते हो, है ना। तो ये आपको इस हिसाब से पूरा अपने उस 360 डिग्री के क्वाड्रेंट को, उसमें वेरियस राशियों को, उन राशियों में अलग अलग नक्षत्रों को, उन सारे 9 प्लैनेट्स की प्लेसमेंट को, उसके बेसिस पे आपकी कुंडली डिसाइड होती है। अभी वो कुंडली में लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड अपने कहाँ कहाँ आ रहे हैं, हालांकि दैट इज मैथमेटिकल पोर्शन, बट एक हाई लेवल ब्रीफ बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैं उसकी आने वाले टाइम पे दे दूंगा, सो दैट अपन समझे तो सही एक्चुअली प्लैनेट्स अपन जो यहाँ कुंडली बोल रहे हैं उसका मतलब क्या है, वी एक्चुअली अंडरस्टैंड व्हाट दे मीन, व्हाट दे सिग्निफाई। और कोई क्वेश्चन, एनीथिंग? None? No, I- sir. We'll review it. It's just a little overwhelming, but I'll review it and I'll ask you if you know. Sure. पर वैसे Thank you, अगर sir. कुछ हल्के हाई लेवल पे तो समझ तो आ गई ना चीजें, कंसेप्चुअली वी आर क्लियर, राइट। आई मीन जो मैंने समझाया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो याद ही हो गया होगा पूरा, पर कंसेप्चुअली और अंदर आ गई होंगी अपने, राइट। Yes, sir. ओके ओके। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा, इसको मैं अभी थोड़ी देर में अपलोड कर देता हूँ, और मैं ये रिकमेंड करूंगा आप लोग से कि एक बार इसको 2-3 बार आप देखिए। कहीं आपको कोई डाउट लगता है तो आई मीन जस्ट कम बैक टू मी, or before next week we will, I mean, put up our contents, and any questions, anything remains, I mean, we'll talk about it and then we'll take it accordingly, है ना। ठीक है, thank you guys, thank you Thank everyone। you. Thank you. Thank you. Thank you.